हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और बेसिकली अब हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को देखने वाले हैं, ठीक है। और अब तक हम लोगों ने म्यांमार भूटान के साथ जो रिलेशंस है उसको डीपली कवर किया है मैप के साथ। होप आप मैप भी समझ पा रहे होंगे और मैप से काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है कि किस प्रकार से रिलेशंस गवर्न होते हैं और क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज का, तो वो सब आपके मैप से अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो आज भी हम श्रीलंका के रिलेशन जब डिस्कस करेंगे तो भी हम मैप का इस्तेमाल करेंगे अलॉन्ग विथ व्हाट। आपको भी पता है श्रीलंका का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वाई? बिकॉज देयर इज ऑनगोइंग श्रीलंकन क्राइसिस इन श्रीलंका और उसके बहुत सारे कारण हैं, उससे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया ने क्या मदद पहुंचाई है वो सब भी हम देखेंगे, अलोंग विथ क्या चैलेंजेज हैं, क्या टसल है दोनों देश के रिलेशंस के बीच में, उसको भी हम देखेंगे। और काफ़ी ज़्यादा आनंद आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो बेसिकली जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो आपको ही पता है ये हमारा आइलैंड नेबर कंट्री है। आइलैंड नेबर कंट्री एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको मैप में दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात तो देख लो, हमारा प्यारा भारत आपको नज़र आ रहा होगा। और जब हम जम्मू एंड कश्मीर से चलना शुरू करते हैं साउथ की तरफ तो आप देखो वी मूव टू द साउथ कन्याकुमारी। उसके बाद अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें श्रीलंका देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए डिटेल में श्रीलंका आपको देखने को मिल रहा है। अब इतने से काम नहीं चलेगा, जब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो आप देख लो कहाँ पर ये लाई कर रहा है। ये आपका इंडियन ओशियन में, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका जो बे ऑफ बंगाल रीजन है उस तरफ ये लाई करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये देख सकते हो आप कि श्रीलंका के ईस्ट में अगर जाएं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि इंडिया का आइलैंड है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो देख सकते हो नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि वो कौन सा ओनली वोल्केनिक आइलैंड है इंडिया में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है। वो नाम आपको बताने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद श्रीलंका के अगर हम लेफ्ट में जाए तो वी हैव द लक्षद्वीप आइलैंड जो कि इंडिया का ही है। और आप हमें बताइएगा कि आखिरकार लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और फर्दर डिटेल्स में हम जाना चाहेंगे मैप के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका मैप इंडिया का, ये आपका इंडिया का मैप आप देख सकते हो आराम से। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दिस इज श्रीलंका, ठीक है। एंड इंडिया और श्रीलंका के बीच आप देख सकते हो गल्फ ऑफ मन्नार है। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे। क्योंकि आप बहुत बार सुनते रहते होगे बे ऑफ बंगाल, उसके बाद पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ मन्नार, तो आखिरकार क्या है ये दोनों। तो बेसिकली अगर हम बात करें गल्फ की तो ये आपका इनलेट कह सकते हो, जैसे ये देखो आप, है ना, ये है आपका। या फिर आप पर्शियन गल्फ देखते रहते होगे तो ऐसे आपको नज़र आता होगा। तो इनलेट्स जहाँ पर आपके जो सी वाटर है वो आपको अंदर जाते हुए दिखेंगे। बे भी आपका एक प्रकार से इनलेट है लेकिन वो बड़ा एरिया कवर करता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मैप में देखो, थोड़ा सा हम जूम करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ना ये बे ऑफ बंगाल है। ये भी एक इनलेट ही है लेकिन वाइडर एरिया है। जबकि गल्फ की बात करते हैं जैसे गल्फ ऑफ खंबात की बात करते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लो, है ना, नैरो इनलेट है। तो यही आपके डिफरेंसेस हैं। लेकिन हाँ प्रीलिम्स पर्पज़ के लिए आपको और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। आप गूगल पर रिसर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो होप हमने आपको थोड़े बहुत अदर इन्फॉर्मेशन भी बताने का प्रयास किया। और यहाँ डिस्कशन होने के बाद लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। तो यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है और ये जाफना जाफना पेनिनसुला है, ठीक है, श्रीलंका का है। और यहाँ पर आपका जो है जो हम सर्कल कर रहे हैं यहीं आपका निकल कर आता है एडम्स ब्रिज, आपने नाम भी सुना होगा, जिसको राम सेतु पुल के नाम से भी जाना जाता है।
और इस पर तो मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब आप देख सकते हो ये श्रीलंका कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में। तो जाहिर सी बात है इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडियन ओशियन में। साथ ही साथ अगर देखा जाए साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया की जो अहमियत है काफ़ी ज़्यादा है, एज बिकॉज बिगर कंट्री है, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो भी ट्रेड इंडियन ओशियन के माध्यम से करना चाहता है तो उसको वो सिक्योर करेगा ही करेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि इंडियन ओशियन में भी चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। जैसे आपको ही पता है कि हम्बनतोता पोर्ट का नाम आपने सुना होगा चाइना में, उसको लीज पर दिया गया है चाइना के द्वारा। हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका में है और उसको लीज पर चाइना ने लिया है। अलोंग विथ कोलंबो टर्मिनल बनाने का बात चल रहा है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और भी श्रीलंका के साथ इश्यू चलते हैं, चलो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक ओवरव्यू आपको पता चल गया। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा कि करंटली अगर हम देखें तो श्रीलंकन क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है। उस क्राइसिस के बहुत सारे कारण हैं, हम उसे भी डिस्कस करने वाले, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे मीन्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, होप यू अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2013 में पूछा गया है। अब देख सकते हो 2013 में पूछा गया, उसके बाद श्रीलंका के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो होप कि अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर श्रीलंकन क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है तो उस पर भी क्वेश्चंस। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी। तो डोमेस्टिक फैक्टर मतलब समझते हो, जो बेसिकली एक डोमेस्टिक इशू है। लेट्स से आपका फिशरमैन इशू ले लो, ठीक है, जो श्रीलंका के साथ हमने देखने को मिलता है, अलोंग विथ आपका जो तमिलियन इशू ले लो, तो वो सब आपके डोमेस्टिक इशू हो गए, डोमेस्टिक फैक्टर्स हो गए। उसके कारण हमारे रिलेशंस में क्या होती है, खटास होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कोट करने हैं और कुछ नहीं करना है, और बताना है कि हाँ डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है वो आपके फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब डोमेस्टिक फैक्टर्स में सिर्फ निगेटिव बातें भी नहीं होंगी, पॉजिटिव बातें भी हो सकती है कि हाँ कोई पॉजिटिव फैक्टर्स हुआ लेट्स से, तो अल्टीमेटली रिलेशंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। ठीक है, जैसे हम बुद्धिज़्म की बात करें लेट्स से, कि बुद्धिज़्म जो है दोनों देश में प्रबल है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो रिलेशंस हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यही बातें होती है। तो डोमेस्टिक फैक्टर में नॉट ओनली द नेगेटिव वन बट पॉजिटिव वन एज वेल। बस आपको एग्जांपल फाइंड आउट करके क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आप क्या हमें बता सकते हो कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी को? वैसे तो कुछ हमने बताया है, आप भी कुछ बताओ, ऐड करो तो और ज़्यादा आनंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जब हम इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं तो लगभग दोनों देश के बीच जो रिलेशंस है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, काफ़ी पुराना है, एक प्रकार से मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड रिलेशंस। ठीक है, ये बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रीलंका का जो प्रेजेंस है वो कहाँ है, हमने अभी मैप में देखा इंडियन ओशियन में, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है भारत के लिए और गेम चेंजर हो सकता है। अब सोचो इंडिया और श्रीलंका के बीच रिलेशंस काफ़ी अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बात है जो इंडिया का विजन है, इंडो पैसिफिक विजन जिसको हम कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है, इन वर्ड्स ऑफ फॉर्मर पीएम ऑफ श्रीलंका महिंद्रा राजापक्षे, इंडिया इज ए रिलेटिव ऑफ श्रीलंका वाइल ऑल अदर कंट्रीज आर फ्रेंड्स। तो देख सकते हो क्या बोला गया है, इंडिया इज ए रिलेटिव ऑफ श्रीलंका वाइल ऑल अदर कंट्रीज आर फ्रेंड्स, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो रिलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है एज कम्पेयर टू रिलेशंस ऑफ श्रीलंका विद अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिलेशन में खटास हमें देखने को मिलती है। चलो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ओवरव्यू ऑफ रिलेशंस, जिसमें हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है श्रीलंका का, है ना, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशंस होती हैं या नहीं होती हैं, और जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए बिकॉज जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन श्रीलंका का है एंड पीछे से चाइना भी अपना प्रभाव दिखाने का कोशिश करता है।
साथ ही साथ डेवलपमेंटल असिस्टेंस, कल्चरल एंड एजुकेशनल कॉपरेशंस, पीपल टू पीपल टाइज, इन सब डायमेंशंस पर हम गवर्न करेंगे। और देख लो भैया इश्यूज इन रिलेशन क्या है, तमिल का इशू आएगा, ठीक है, ये सब डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हो गए आपके। उसके बाद आपके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, उन सबको हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा ओवरव्यू होगा। लेट्स स्टार्ट। तो जब हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात करते हैं तो सार्क के बीच, यानी कि जो सार्क ग्रुप है, साउथ एशियन कंट्रीज के ग्रुप, उसमें से श्रीलंका जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दोनों देश का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी पुराना है, मार्च 2000 में ही साइन किया गया था। और अगर हम बात करें बायलैटरल ट्रेड दोनों देश के बीच में 2019 की, तो लगभग आपका $4.19 बिलियन रहा है। लेकिन देखोगे तो अमाउंट उतनी ज़्यादा नहीं है, और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बायलैटरल ट्रेड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ आपका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमने आपको बताया था क्या होता है। बेसिकली श्रीलंकन के जो करेंसी है वो इंडिया में एक्सेप्ट किए जाएँ, और इंडियन करेंसी है वो श्रीलंका में एक्सेप्ट किए जाए। फॉर व्हाट? फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू श्रीलंका, ताकि फॉरेक्स रिजर्व बूस्ट हो सके एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके पोस्ट कोविड-19। सो हमने ये देखा। फिर एफडीआई टर्म्स में देखे, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देखे, तो इंडिया से लगभग $1.7 बिलियन का एफडीआई श्रीलंका में गया है बिटवीन दिस पीरियड 2005 से 2019। और किन किन क्षेत्र में भारत ने एफडीआई के टर्म्स में इन्वेस्ट किया है टू श्रीलंका? तो पेट्रोलियम, रिटेल, टूरिज्म, होटल, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब क्षेत्रों में। तो हमने इकोनॉमिक रिलेशंस किया, डन। उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो हाई लेवल एक्सचेंजेज होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं वो विजिट करते हैं टू रेगुलर इंटरवल्स। तो हालांकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी, इसमें क्या है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट जब ये फॉरेन विजिट किए थे इंडिया में, तो इन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो श्रीलंका की है उसको हाईलाइट की थी। याद रखना ये कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ये किसका है? श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका बेसिकली इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है। और ये भी कहा उन्होंने कि चाइना फ्रेंड है, इंडिया इज रिलेटिव। तो हमने बताया रिलेटिव वर्सेस फ्रेंड का मतलब। उसके बाद चलो, बोथ कंट्री आर ए पार्ट ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम देखते हैं। सार्क की बात कर लो, बिम्स्टेक की बात कर लो, तो इन सब मल्टीलेटरल कॉपरेशंस के मेंबर हैं। अलॉन्ग विथ भारत का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है सागर का, है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, इसमें श्रीलंका की भी मदद भारत करता है। अलॉन्ग विथ IONS मतलब इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कहते हैं इसको। IORA मतलब इंडियन ओशियन रिनम एसोसिएशन कहते हैं। ये सब ग्रुपिंग्स है, ठीक है, जो पीस प्रोस्पेरिटी इंडियन ओशियन रीजन में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कीवर्ड याद रखना। जब भी अगर इंडियन ओशियन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है या इंडो पैसिफिक से भी रिलेटेड आता है, तो आपको IONS का मेंशन करना चाहिए, सागर का मेंशन करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं भारत के इनिशिएटिव्स हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं याद रखने, प्रीलिम्स के लिए वैसे भी पढ़ना होगा, मेंस के लिए आप बस रेफरेंस के रूप में दे सकते हो कि हाँ भारत का ये इनिशिएटिव है, दैट्स ऑल। सो अब हम चलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका। अब ये हम भी जानते हैं कि जाहिर सी बात है श्रीलंका का जहाँ लोकेशन है, चाहे वो वाटर की बात करो, यानी कि इंडियन ओशियन में उसका प्रेजेंस है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो जाहिर सी बात है जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस श्रीलंका की हो जाती है, बिकॉज अगर श्रीलंका सिक्योर है तो यूँ कहो कि इंडिया भी सिक्योर होगा। श्रीलंका में अगर कुछ ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट आ जाते हैं तो उसका असर इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस श्रीलंका का है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इट इज लोकेटेड ऑन इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन में अगर हम देखें तो 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड इज कैरिड आउट बाय इंडियन ओशियन। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड इज कैरिड आउट बाय इंडियन ओशियन, ठीक है। तो दैट्स वाई भारत के लिए इंडियन ओशियन वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बातें हैं। और श्रीलंका का अप्रोच भी है इंडिया फर्स्ट अप्रोच, ये बात भी निकल कर आती है। और ये सब वही बातें कही गई हैं कि इंडिया एज ए रिलेटिव है एंड चाइना एज ए फ्रेंड है।
तो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती है, जैसे मित्र शक्ति का नाम ले लो, सिलीनेक्स यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज ले लो, और साथ ही साथ श्रीलंकन फोर्सेज को डिफेंस ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सब कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। मेरी टाइम सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मालदीव्स भी आपका इंडियन ओशियन में ही एक आइलैंड कंट्री है। तो एक तरफ आपका इंडिया है, एक तरफ आपका मालदीव्स है, एक तरफ आपका श्रीलंका है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों देशों ने मिलकर ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन साइन किया था, ताकि सर्वेलेंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, मैरीटाइम पॉल्यूशंस, इन सबको डील किया जा सके इंडियन ओशियन रीजन में। क्यों? बिकॉज ये तीनों के तीनों इंडियन ओशियन रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, और इन सब का भी ट्रेड इंडियन ओशियन के माध्यम से ही होता है। ये सब बातें, और जब भी हम ओशियन की बात करेंगे तो आपको भी पता है क्या क्या थ्रेट आ सकती है। टेररिज्म का थ्रेट आ सकता है, पायरेसी का थ्रेट आ सकता है ना। तो उन सबको रोकना भी ज़रूरी है। पॉल्यूशन का भी इशू आ सकता है, और बहुत सारी बातें हैं, जैसे ट्राइलेटरल सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, इन सब मुद्दे को आइडेंटिफाई किया गया एज ए 4 पिलर ऑफ कॉपरेशन। तो किन किन मुद्दे पर कॉपरेशन करने की बात की गई इन द ट्राइलेटरल सिक्योरिटी मीटिंग, जो हुआ था आपका श्रीलंका, इंडिया और मालदीव के बीच में। तो इन सब ने बोला कि भाई साहब, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन ये काफ़ी अहम मुद्दा है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये भी काफ़ी अहम मुद्दा है, ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये भी काफ़ी अहम मुद्दा है, एंड साइबर सिक्योरिटी तो अहम मुद्दा है ही है। बिकॉज आजकल जिस प्रकार से इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रही है इतनी तेज़ी से, इंडिया में कह लो या फिर आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में कह लो, तो उस प्रकार से हमें सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करने होंगे। अदरवाइज टेररिज्म जो है कोई आपका फिजिकल नहीं हो सकता, बल्कि आपके डिजिटल भी हो सकते हैं, है ना। तो आजकल एक कीवर्ड आप देखोगे, डिजिटल टेररिज्म। तो ये सब कीवर्ड अच्छे अच्छे हैं, डिजिटल टेररिज्म, है ना, क्योंकि टेररिज्म भी अब डिजिटल के ऊपर जा रहा है, और डिजिटल मतलब वही हो गया, साइबर क्राइम्स जैसे रिलेटेड मुद्दे हो गए। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंटल असिस्टेंस की, तो श्रीलंका एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। आपको ही पता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमारा जो नेबरहुड मेंबर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी भी है वहाँ पर, लाइक इंडिया। तो भारत भी असिस्टेंस देते रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ असिस्टेंस फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड तमिल्स, ठीक है, और तमिल्स के लिए लगभग 30,000 हाउसेस बनाई गई, मेडिकल फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की गई। तो इस प्रकार से डेवलपमेंटल असिस्टेंस भारत टाइम टू टाइम देते रहा है। फिर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट देख लो आप, है ना, जो आरबीआई है यानी कि इंडिया की सेंट्रल बैंक, और साथ ही साथ श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, उन्होंने बेसिकली $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था अंडर द शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, लेकिन कितना याद रखोगे, इसीलिए नो नीड टू रिमेंबर। कल्चरल एंड एजुकेशनल कॉपरेशन की बात करें तो देख सकते हो इंडिया और श्रीलंका एक प्रकार से काफ़ी डीपर कल्चरल रिलेशन शेयर करता है, चाहे वो रिलीजियस हो, आपके इंटेलेक्चुअल हो, लिंग्विस्टिक इंट्रैक्शंस हो, और दोनों देश के बीच जो रिलेशंस है वो काफ़ी गहरे हैं, 2500 साल से भी पुराना। और कल्चरल कॉपरेशन एग्रीमेंट 1977 में दोनों देश के बीच किया गया था। और इंडिया कल्चरल सेंटर इन कोलंबो, है ना, कोलंबो में इंडिया कल्चरल सेंटर है जो इंडियन कल्चर को प्रमोट करता है। कैसे? तो कोर्सेस वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिसे भी सीखना है, चाहे वो इंडियन म्यूजिक हो, डांस हो, योगा, इन सब फील्ड में। अलॉन्ग विद इंडिया स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है टू क्वालिफाइड श्रीलंकन स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टडी। अलॉन्ग विद श्रीलंका पार्टनर भी है नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का। और ये एक दो पॉइंट याद रखना, पूरा तो लिख भी नहीं सकते, इसलिए एक दो पॉइंट याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल 710 स्कॉलरशिप स्लॉट्स एनुअली भारत प्रोवाइड करता है श्रीलंकन स्टूडेंट को। तो इस प्रकार से यूँ कह सकते हो कि पीपल टू पीपल या कल्चर एंड एजुकेशनल कॉपरेशन दोनों देश के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारे आप देख सकते हो। उसके बाद पीपल टू पीपल टाइज में बात करें तो पीपल टू पीपल टाइज एक तो आपका रिलीजन के आधार पर होते हैं, अगर दो रिलीजियस वैल्यूज मैच कर रहे हैं तो पीपल टू पीपल टाइज बढ़ जाते हैं। जैसे बुद्धिज्म की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट है वहाँ पर आपका श्रीलंका में, तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी बुद्धिज्म है, तो पीपल टू पीपल टाइज वैसे ही बढ़ जाएंगे। जो टूरिज्म है वो भी प्रमोट होगा, बिकॉज श्रीलंका से लोग टूरिज्म के लिए, रिलीजियस ऑफरिंग्स के लिए इंडिया में आएंगे, तो जाहिर सी बात है। और फिर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअल बायलैटरल समिट जो 2020 में हुआ था बिकॉज द कोविड-19, तो वर्चुअली हुआ था, तो $15 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड किया था
टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिस्ट टाइज बिटवीन इंडिया और श्रीलंका। अलॉन्ग विद आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुशीनगर एयरपोर्ट जो भारत में है अल्टीमेटली उसको डिक्लेयर किया द प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाणा, ठीक है, ताकि बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स वहाँ पर आ सके अराउंड द वर्ल्ड और अल्टीमेटली वहाँ पर जो महापरिनिर्वाणा के साइट है वहाँ पर विजिट करे और अपने जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करे। तो ये सब बातें, उसके बाद बोध गया आपको ही पता है। एंड यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर जो कि कल्चरल आर्म है हाई कमीशन ऑफ इंडिया का कोलंबो में, वो भी एक की रोल प्ले कर रहा है इन स्ट्रेंथनिंग द पीपल टू पीपल टाइज एंड डीपनिंग द इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तो ये हमने देखा पीपल टू पीपल टाइज, हमने देखा कल्चरल एंड एजुकेशन कॉपरेशन देखा, डेवलपमेंटल असिस्टेंस देखा, ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन देखा, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ऑल वी हैव डन इन वन गो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहा जाता है श्रीलंका में बेसिकली आपको एक तो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी मिलते हैं, साथ ही साथ एक है आपका सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट मेजोरिटी, ठीक है। अब बात ये यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जो तमिल स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में है एक्चुअली, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो देख सकते हो आप तमिल हैज़ नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, प्राइमेसी किसको दी जाती है, बुद्धिज्म को दिए जाते हैं इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। तो यहाँ से एक मुद्दा निकल कर आ गया। साथ ही साथ डिनाइल ऑफ सिटीजनशिप भी देखा गया है, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ तमिल्स है उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई वहाँ पर। एंड अल्टीमेटली आपको ही पता है जब सिटीजनशिप नहीं मिलती है तो क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, पोवर्टी या फिर यूँ कह सकते हो कि फोर्स्ड लेबर, इन सब चीज़ें की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद देख लो सिविल वॉर एंड ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस, ये भी देखने को मिला है। जैसे यूएन का एस्टिमेट्स है कि लगभग 40,000 सिविलियंस डेड हो गए इन द 5 months बिफोर द सिविल वॉर जो स्टार्ट हुई थी बिटवीन LTTE एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, दैट वाज एंडेड इन मई 2009। तो हालांकि पुराने इशू हो गए हैं, अब उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस एक ओवरव्यू आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इस प्रकार की इवेंट्स चल रही थी। लेकिन हाँ ये जरूर याद रखनी है कि तमिल क्वेश्चन वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। तो रोल ऑफ इंडिया, इंडिया ने क्या रोल निभाया, तो देख सकते हो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987 में साइन हुई थी और इस अकॉर्ड के अनुसार श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एग्री किया कि हम 13th अमेंडमेंट करेंगे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत पावर को डिवॉल्व किया जाएगा टू द प्रोविंसेस एंड तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज की जाएगी। अलॉन्ग विद इंडियन पीस कीपिंग मिशन, आपको पता है पीस अकॉर्ड जो भारत साइन किए हुए हैं, इसके अनुसार बेसिकली ये जो ऊपर पीस अकॉर्ड साइन हुई थी इसके टर्म्स के अनुसार जो LTTE हैं, ठीक है, इन्होंने बेसिकली सरेंडर की बात की थी कि चलो ठीक है हम जो भी हमारे आर्म्स सब है वो सब सरेंडर कर देंगे टू द IPKF, लेकिन बाद में ये सरेंडर नहीं किए। तो अल्टीमेटली IPKF के साथ LTTE के विरोध में आपका लड़ाई चला था, ठीक है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि IPKF कौन है और LTTE कौन है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका IPKF है ना, ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, और ये इंडियन मिलिट्री का कंटिजेंट था जो पीस कीपिंग ऑपरेशन कर रहे थे श्रीलंका में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1987 से 1990। और ये जो कंस्टिट्यूट की गई थी वो बेसिकली एज पर द इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड जो हमने अभी ऊपर देखी, ठीक है। और दूसरी बात LTTE की करे तो बेसिकली LTT आपका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये जो आपका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसको कहते हैं। और ये बेसिकली कह सकते हो तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो आपका श्रीलंका में ये अपनी पैठ बना कर रखे थे। और इसका एम क्या था कि इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट जिसका नाम होगा तमिल इलम EELM वो क्रिएट किया जाए इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द आइलैंड। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द आइलैंड मतलब समझते हो, यहाँ पर आप देखो मैप में नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका इस साइड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द आइलैंड इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट हो। दैट्स वाई
इन दोनों के बीच जो दो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने बात की, तो फाइट भी हुई थी और फिर अकॉर्ड के अनुसार आपका इसको सरेंडर करने के लिए बोला गया था, लेकिन इसने रिफ्यूज किया सरेंडर करना, LTTE। तो फिर से आपको वो यूं कह सकते हो कि वॉर देखने को मिला एंड द मिशन फेल्ड। ठीक है, उसके बाद UN रेजोल्यूशन है और भी बहुत सारी बातें हैं along विथ ये 20th अमेंडमेंट। आप देख लेना, ये जो आपके श्रीलंका में न्यू गवर्नमेंट जब आई तो 20th अमेंडमेंट लेकर आई गई, जो एक प्रकार से 13th अमेंडमेंट को डाइल्यूट करता है। 13th अमेंडमेंट अभी हमने डिस्कस किया ना। 13th अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि हम मोर पावर्स डिवॉल्व करेंगे टू द प्रोविंसेस और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ये जो 20th अमेंडमेंट था ये बेसिकली डाइल्यूट करता है 13th अमेंडमेंट को। ठीक है, अन्य जो प्रोविजंस हैं इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड ऑफ 1987 के, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दोगे, साथ ही साथ तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन देंगे, तो ये सब मीट नहीं हुई। ठीक है, और अभी अगर रिसेंट टाइम्स में देखें तो जो तमिल के मुद्दे हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं इन द इंडियन श्रीलंका रिलेशंस एज वेल एज इन द तमिलनाडु पॉलिटिक्स। तो अभी आप देख सकते हो उतनी ये सब जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट नहीं होती है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा जो इशू हाईलाइट हो रही है वो श्रीलंकन क्राइसिस वाली है। तो होप LTT और साथ ही साथ IPKF इन सब के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। बेसिक आइडिया ही रखिए, क्योंकि उतना ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। उसके बाद चलते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। तो बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, मैंने आपको ऊपर बताया अभी, 20th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए थे। क्यों किए थे? ताकि जो 19th अमेंडमेंट में चेंजेस लेकर आए थे 19 अमेंडमेंट के माध्यम से, जिसने प्रेसिडेंट के पावर को रिड्यूस कर दिया था, उसको अंडो करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो 20th अमेंडमेंट है वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश करने का प्लान था और PM के पावर को रिड्यूस करने का प्लान था, पार्लियामेंट के पावर को रिड्यूस करने का प्लान था। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता था, जो सिन्हलीज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते और 13th अमेंडमेंट के जो अंतर्गत वादा किया गया था वो फिर से डाइल्यूट हो जाता। और जब यहाँ पर आपका डाइल्यूट होता तो भारत के लिए चिंता की बात हो जाती। ठीक है, तो ये बातें हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाइना फैक्टर। अब चाइना फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि चाइना के साथ श्रीलंका की दोस्ती बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब आपको पता चलेगा जब हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट कोलंबो पोर्ट पर बनाने की बात चल रही थी, वो पहले इंडिया के हाथ में गया था, लेकिन श्रीलंका ने इस डील को, इस एग्रीमेंट को स्क्रैप कर दिया। ठीक है, बिकॉज वहाँ के ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक तो ये बातें हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लगभग $12 मिलियन एनर्जी प्रोजेक्ट ये चाइनीज़ फर्म को दी गई है ना, जिसके तहत 3 रिन्यूएबल पावर प्लांट्स जाफना पेनिनसुला में बनाए जाएंगे। आप समझ सकते हो। और ये आपका मात्र 50 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द तमिलनाडु कोस्ट। तो बात ये नहीं है कि चाइना इसको बनाएगा या फिर चाइना इसमें इन्वेस्ट करेगा। बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है इंडिया के कोस्ट से, है ना। तो इनडायरेक्टली चाइनीज का प्रेजेंस आपको काफ़ी नियरर टू इंडियन कोस्ट देखने को मिल सकता है। एंड इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर दिस प्रोजेक्ट, ये तो बात हुई कि। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो डेब्ट टू GDP रेशियो की बात कर ले श्रीलंका की, तो 80% है। एंड ये भी एक न्यूज़ में आया था लीजिंग ऑफ पोर्ट, जिसमें आपका हम्बनतोता पोर्ट चाइना को लीज किया गया 99 ईयर्स के लिए। और भारत जाहिर सी बात है इस बात पर बिलीव करता है कि जो पोर्ट चाइना ने अपनाया है इट इज़ नथिंग बट स्ट्रिंग ऑफ पेल्स पॉलिसी ऑफ चाइना है ना। स्ट्रिंग ऑफ पेल्स पॉलिसी मतलब समझते हो? ये जो भारत का मैप है और इंडिया को चारों तरफ से घेर लो, चाहे पोर्ट या फिर मिलिट्री बेस बनाकर। तो एक तो श्रीलंका में हो गया, एक म्यांमार में हो गया, एक बांग्लादेश में हो गया, एक पाकिस्तान में हो गया, एक ओमान में हो गया, तो ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। अब एक आता है आपका फिशरमैन इशू का। ठीक है, फिशरमैन इशू को समझने के लिए एक कच्चा तीबू आइलैंड के बारे में समझना पड़ेगा। तो बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट हुआ करता था। पहले जो कच्चा तीबू आइलैंड है वो इंडिया के हाथ में होती थी।
लेकिन ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दी गई 1974 में। लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ था, जाहिर सी बात है। तो इस एग्रीमेंट के तहत इंडियन फिशरमैन इस आइलैंड को एक्सेस कर सकते थे रेस्ट के लिए या फिर नेस्ट को सुखाने के लिए। लेकिन इसमें कोई ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स इंडियन फिशरमैन को नहीं दी गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली यूं कह सकते हो कि भूले भटके जो इंडियन फिशरमैन से कच्चातेबू आइलैंड के आसपास जा लेते थे और फिशिंग कर लेते थे, तो ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहे थे। तो जब तो जो इंडियन फिशरमैन थे जो कच्चातेबी आइलैंड के आसपास जाके फिशिंग करते थे, ठीक है, बाय एंटरिंग द श्रीलंकन वाटर, तो उन पर अटैक बढ़ने लगी, अरेस्ट बढ़ने लगी। क्यों? बिकॉज द इंडियन साइड में जो आपके मेराइन रिसोर्सेज थे ना, उसकी कमी होने लगी, डिप्लीशन ज़्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। तो दैट्स वाई जो फिशरमैन थे वो किधर को जा रहे थे? आपके कच्चातेबू आइलैंड की तरफ, वहाँ पर फिशिंग करने जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो श्रीलंकन अथॉरिटी है उन्होंने अरेस्ट अटैक्स उन पर ज़्यादा होने लगा। और साथ ही साथ श्रीलंका ने प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट द यूज ऑफ बिग ट्रॉवल्स बाय द इंडियन फिशरमैन। तो ये सब बातें हैं। और फिर देख सकते हो दिसंबर 2021 में इंडिया ने कंसर्न भी एक्सप्रेस की बिकॉज 68 तमिलनाडु फिशरमैन को डिटेन कर लिया गया था, पकड़ के रख लिया गया था श्रीलंका में। एंड भारत ने बेसिकली अर्ली रिलीज की मांग की थी। तो ये सब मुद्दे हैं, पुराने हो गए हैं, बट ओवरऑल ये मान के चलिए कि फिशरमैन इश्यूज़ क्या था। ठीक है, तो फिर बाउंड्री डिमार्केशन की बात आती है। तो दोनों देश ने बाउंड्री को तो डिमार्केट किया था, जिसको आप कहते हो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। लेकिन फिर भी फिशरमैन जो है दोनों तरफ से, जैसे श्रीलंका के फिशरमैन या फिर इंडिया के फिशरमैन, ठीक है, एक दूसरे के कोस्ट के लोग आते जाते रहते हैं। हो सकता है उनको आइडिया ना हो, उन बॉर्डर के बारे में पता ना हो, जो भी कारण हो। तो ये सब कंटेक्स्ट निकल कर आता है। तो ऐसे में इस इश्यू का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था टू फाइंड द परमानेंट सॉल्यूशन टू द इशू। साथ ही साथ एमओयू साइन की गई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टू प्रोवाइड नेट्स एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट टू द फिशरमैन। और एक और मुद्दा निकल कर आता है, ट्रेड बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को, 2018 की बात करें तो लगभग 4.16 बिलियन डॉलर का था, जबकि एक्सपोर्ट फ्रॉम श्रीलंका जो होता है वो 767 मिलियन डॉलर का है। तो जाहिर सी बात है आपका ट्रेड बैलेंस किसके फेवर में है? इंडिया के फेवर में। एंड श्रीलंका चाहता है कि ये इम्बैलेंस जो है कम हो, ठीक है, और उसके लिए क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा श्रीलंका को इंडिया की तरफ। तो श्रीलंका चाहता है कि ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी हो इंडियन मार्केट का, अलॉन्ग विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो दोनों देश में चलते रहते हैं, जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो तमिलनाडु स्टेट है ना, वो बार बार इशू रेज करता है कि जो श्रीलंकन फिशरमैन है वो हमारे टेरिटोरियल लिमिट को वायलेट करता है, हमारे जोन में आके फिशिंग करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ये तमिलनाडु के फिशरमैन है उनको फिशिंग में दिक्कतें आती हैं। अलॉन्ग विथ श्रीलंका में कुछ पार्टीज चाइना को फेवर कर रहे हैं ओवर इंडिया, बिकॉज वही है बिग ब्रदर एटीट्यूड का आरोप लगाया जाता है। एंड अलॉन्ग विथ सिन्हाला तमिल इशू कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। ठीक है, तो वही बातें हुई, हमने एक तो लिंग्विस्टिक वाला इशू बोला था और साथ ही साथ फिशरमैन वाला इशू हुआ था। ये सब डोमेस्टिक पॉलिसी है, मतलब एस्पेक्ट है, और दोनों देश के रिलेशन को प्रभावित करते हैं। तो ये सब बातें हो गई। तो अब इतना ज़्यादा डिटेल में हम कवर किए हैं, तो अब हम चलेंगे कि आखिरकार जो अभी रिसेंटली श्रीलंका में क्राइसिस आई है उसका क्या कारण रहा है और कैसे उस क्राइसिस को डील करने के लिए भारत ने मदद भी किया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो पहली बात तो ये है, आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका झेल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने फैक्टर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो आप इसको छोड़ो, मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ
आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक तो ये है कि फॉरेक्स रिजर्व की शॉर्टेज देखने को मिली है, जिसके कारण वो अपने इंपोर्ट को मीट नहीं कर पा रहे, एसेंशियल कमोडिटीज़ के इंपोर्ट को मीट नहीं कर पा रहे। एलोंग विथ एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो नेचुरल गैसेस या फिर आपके पेट्रोल डीजल सबके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए वहाँ पर। एलोंग विथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम कारण की बात करें, यहाँ पर कारण तो नहीं बताया गया है, कारण हम डिस्कस कर देते हैं। ये मैगजीन जो है ना, कुछ ज़्यादा कंप्लीट आपको पैकेज नहीं देता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको एडिशनली इसमें इंफॉर्मेशन बताता हूँ, तो कहाँ पर अगर ज़रूरी लगे कि हाँ हमें लिखना है तो वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार रीजन क्या है श्रीलंकन क्राइसिस का, उन सबको सही तरीके से नहीं बताया गया है। तो हम आपको बताते हैं, आप याद रखिएगा। 7 फैक्टर्स हैं। ठीक है, 7 फैक्टर में एक आपका है डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। अब ये डिप्लीशन क्यों हुआ? बिकॉज इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट श्रीलंका में देखने को मिला, और साथ ही साथ ये इम्पोर्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, तो इम्पोर्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने के कारण वही है कि लेट्स से कि अगर एक्सटर्नल शॉक आया तो जाहिर सी बात है फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होने लगेगी। साथ ही साथ डेब्ट ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना, यानी कि चाइना जो है कुछ ज़्यादा ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा था श्रीलंका में, और उसके कारण क्या हुआ कि एक्सेसिव लोन बर्डन श्रीलंका पर हो गया और श्रीलंका उसको पे नहीं कर पा रहा था, तो वो दूसरा इशू हुआ। तीसरा, फॉल इन टूरिज्म, यानी कि जो श्रीलंका जिसकी इकोनॉमी वन ऑफ द सेक्टर दैट इज टूरिज्म पर आधारित है, तो कोविड-19 के कारण या फिर यूँ कह सकते हो कि ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था 2019 में, उसके इम्पैक्ट के कारण टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ। और एक डाटा आप ध्यान में रख सकते हो, किस प्रकार से हम बता रहे हैं कि जो टूरिज्म से आमदनी आ रही थी 2018 में आपका $4 बिलियन की आमदनी आ रही थी, जो घटकर आपका $500 मिलियन हो गया 2021 में। तो आप समझ सकते हो $4 बिलियन से $500 मिलियन हो जाना काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है रेवेन्यू के टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर क्राइसिस। एग्रीकल्चर क्राइसिस में क्या था कि 2020 में आपको भी याद होगा श्रीलंका ने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। क्या एक्सपेरिमेंट कर डाला? उन्होंने बोला कि भाई साहब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को उन्होंने बैन किया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा, बिकॉज ये सब जो ऑर्गेनिक वाली बातें बोली जाती है वो सब तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो गई होगी, उसके कारण आपका फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई। तो ये बातें हैं। उसके बाद आपका आता है वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। तो जब हम बात करते हैं वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये है कि जो रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब उसके कारण बहुत सारे कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटी लाइक वीट हो गया आपका, इन सब पर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आसमान छू रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपका जो भी आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस का हो या फिर वीट के या फिर सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस का हो, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये कारण हो गया। उसके बाद एफटीआई में डिक्रीज होना, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाना। ठीक है, उसके बाद वीक करेंसी, यानी कि करेंसी डिप्रिसिएशन श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा हुई। और जब हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं, डिप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो मान के चलो कि जो वैल्यू है करेंसी की वो कम हो जाती है, तो इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे, है ना। जैसे 10 रुपये में 1 केजी अगर फ्लोर यानी कि आटा खरीदा जाता था, तो करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण हो सकता है 20 रुपये में 1 केजी आटा है। समझ में आए? तो ये चीज़ें हैं। तो 2020-22 में एक डाटा के अनुसार करेंसी डिप्रिसिएशन मोर देन 50% हुआ अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो ये आपको 7 कारण हमने बताया डिटेल में, जो कि आपको इस मैगजीन में नहीं प्रोवाइड की गई है। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार रोल ऑफ इंडिया इन श्रीलंकन क्राइसिस। भारत ने क्या रोल निभाया? तो पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की गई इंडिया के द्वारा। ठीक है, देख सकते हो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $2.4 बिलियन इन असिस्टेंस सिंस 2022 जनवरी, और इसके साथ साथ $400 मिलियन का आरबीआई करेंसी एक्सचेंज किया गया। तो बस आप अमाउंट भी याद रखो कि $2.4 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया सिंस जनवरी 2022, तो भी चलेगा। ठीक है, एलोंग विथ यहाँ पर जो है फैब 2022 में इंडिया ने एक प्रकार से डीजल को सेंड करने का स्टेप लिया श्रीलंका में, और इसके तहत $500 मिलियन
डॉलर का क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड की गई इंडिया की तरफ से। ठीक है, एलोंग विद श्रीलंका और इंडिया ने 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट किया सो दैट श्रीलंका नेसेसरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सके, चाहे फूड हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। ठीक है, ये सब बातें हैं। और साथ ही साथ इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है टू श्रीलंका, लाइक मेडिसिनल एंड ड्रग्स डिलीवरी, फूड सप्लाई, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, और भी हम फर्दर डिटेल्स आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो इस मैगजीन ने जो श्रीलंकन क्राइसिस है ना, उसको सही से यूँ कह सकते हो कि नहीं बताया है। तो हम थोड़ा सा एडिशन कर रहे हैं, आपको याद रख लेना है। एक तो ये है कि इंडिया ने रिशेड्यूल किया अपने डेप्ट रिपेमेंट पॉलिसी को टुवर्ड्स श्रीलंका, ताकि श्रीलंका बाद में भी चाहे तो डेप्ट को रिपे करे टू इंडिया। अलॉन्ग विथ आपका इसेंशियल फूड ग्रेन्स सप्लाई किया गया, ये हमने बताया। जैसे एक डाटा अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 40,000 टन्स ऑफ राइस सप्लाई की गई हाल फिलहाल में। अलॉन्ग विथ अगर हम डीजल के पेट्रोल के टर्म से बात करें तो सिंस मार्च 2022 लगभग आपका 2,70,000 मेट्रिक टन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल डिलीवर की गई श्रीलंका को। ठीक है, तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? ये सब इंडिकेट करता है इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सागर इनिशिएटिव है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उन सब को। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो वही है कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने का एक पहला पिलर होगा आपका कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी पाक स्ट्रीट ब्रिज के अलोंग किया जाए, अलोंग विथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रोड मैप तैयार हो। ठीक है, जिसके तहत क्या है, 5 साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है उसको कनेक्ट किए जाएंगे श्रीलंका के साथ, सो दैट 300 मिलियन पॉपुलेशन के पोटेंशियल को टैप कर सके। एंड अलॉन्ग विथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करने का प्रयास है फ्रॉम इंडिया इन श्रीलंका, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कनेक्टिविटी के टर्म्स में। अलॉन्ग विथ इंडिया अदर कंट्रीज के साथ वर्क कर सकता है, लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट इन श्रीलंका। एंड अलॉन्ग विथ लिवरेजिंग द ब्लू इकोनॉमी, बिकॉज श्रीलंका भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी के मामले में कौन कौन आ गया? बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, आपका श्रीलंका आ गया। ठीक है, मालदीव्स को भी ले सकते हो। साथ ही साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए जाने चाहिए दोनों देश के बीच में, ताकि इकोनॉमिक ऑपरेशंस दोनों देश के बीच रिवाइज हो, स्ट्रेंथन हो। ठीक है, और ये सब बातें हैं। अलॉन्ग विथ ये बातें भी बोली जाती हैं कि जो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2000 में साइन की गई थी, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी पुरानी हो गई है। अब तो चेंजेस बहुत सारे आ जाए गए हैं, तो ऐसे में उसको अपडेट किया जाए। डिफेंस एक्सरसाइजेज भी होती है, जैसे मित्र शक्ति हमने बात किया। ठीक है, भारत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस देता है। चैलेंजेज क्या है? चैलेंजेज वही है कि आपका चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ दोनों देश के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अलॉन्ग विथ फिशरमैन इशू हमने देखा, अलॉन्ग विथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं श्रीलंका में, उसमें डिले देखने को मिलती है, फंड क्राइसिस देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल भी दिया जाता है आपका जाफना हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट का। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है आपका स्क्रैपिंग ऑफ ईस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट जो हमने देखा। ठीक है, तो ये सब हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पॉज करके अपने कहीं पर नोट्स में, तो इससे आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। तो यहाँ तक हमने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अपने इंडिया वियतनाम के रिलेशंस को, और उसके बाद आपका जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एक बार में इसको भी डिस्कस हम कर देंगे। उसके बाद ये आपका मुद्दा ख़त्म होगा, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू बायलैटरल रिलेशन। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये क्लास, आप हमें बताना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। ऐसे ही बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड मेहनत करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।